सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है जलन। मेरा नाम अमन है। मैं कुछ साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मुझे अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बदलनी पड़ी। मेरे पिता एक बैंक मैनेजर थे। हम बहुत अमीर थे। हमारा अपना बड़ा घर था, गाड़ियाँ थी, हर सुख सुविधा थी। लेकिन फिर भी हादसा ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पिता ने अपने एक जान पहचान के व्यक्ति पर भरोसा कर लिया और उसे बड़ी रकम का लोन दिलवा दिया। पर वह व्यक्ति धोखेबाज निकला। वह पैसा लेकर देश से भाग गया और सारा इल्ज़ाम मेरे पिता पर आ गया। उन पर धोखाधड़ी का केस लग गया, उन्हें जेल भेज दिया गया और उनकी नौकरी छिन गई। हमारे पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी, वह सब उनके केस लड़ने में खर्च हो गई, पर उन्हें छुड़वा नहीं सके। लोग उन्हें ठग, धोखेबाज, लालची न जाने क्या-क्या कहने लगे। मेरे पिता बहुत ईमानदार और आत्मसम्मान वाले इंसान थे। वे ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके और एक दिन जेल में ही उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी मौत के बाद हमारी ज़िंदगी और भी खराब हो गई। पहले हमारे साथ बैठने वाले लोग अब हमें देखना तक पसंद नहीं करते थे। रिश्तेदारों ने भी मुँह मोड़ लिया था। हमने अपने घर का एक-एक सामान बेच दिया, लेकिन फिर भी ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो गया। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन हालात ऐसी हो गई कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। ऐसे में मैंने किसी भी तरह कुछ काम करने की ठानी। मैं जिस शहर में पढ़ता था, वहीं रुककर मैंने नौकरी ढूँढनी शुरू की, पर बिना डिग्री की कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। आखिर में मजबूर होकर मैंने सड़क किनारे बच्चों के खिलौने बेचने शुरू कर दिए। यह काम मेरी शिक्षा और सपनों से बहुत अलग था, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। सुबह से लेकर रात तक मैं सड़क किनारे खिलौने बेचता और बस सोचता रहता कि मेरी ज़िंदगी इतनी कैसे बदल गई। इसी दौरान एक दिन मैं हमेशा की तरह सड़क किनारे खिलौने बेच रहा था कि एक लड़की मेरे पास आई। उसने मास्क पहना हुआ था, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मुझसे एक खिलौना उठाया और उसकी कीमत पूछने लगी। मैंने बताया तो उसने बिना ज़्यादा कुछ कहे पैसे दिए और खिलौना ले गई। लेकिन जाते-जाते उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिससे मैं हक्का-बक्का रह गया। हम उनके जाने से सदमे में थे। मेरी तीनों बहनों में मैं अकेला और सबसे छोटा भाई था। अब मेरी माँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे पिता का सपना था कि मैं इंजीनियर बनूँ। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए इंजीनियर की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब पिता की मृत्यु के बाद हमारे घर की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी। हमारे घर का खर्च सिर्फ़ पिता की कमाई से ही चलता था। जो भी थोड़ी बहुत बचत थी, वह सब खर्च हो चुकी थी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सारा पैसा चला गया और इस तरह सारी समस्याओं का बोझ हम पर आ गया। मेरी पढ़ाई बंद हो गई। मुझे कॉलेज से बिना किसी को बताए घर आना पड़ा। माँ की तबीयत भी हमेशा खराब रहने लगी और मेरी बहन बुरी तरह रोती रहती। मेरी तीनों बहनें मुझसे बड़ी थी और अब उनकी शादी को लेकर मैं चिंतित रहने लगा। लोग हमारे बारे में बहुत-बहुत गलत बातें करने लगे थे, जिस कारण मेरी बहनों के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। हम बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे। मैंने कभी कोई काम नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब मैंने घर की ज़िम्मेदारी उठाने का फैसला लिया। मुझे मेहनत से भी डर नहीं लगता था, क्योंकि घर की हालात ऐसी हो चुकी थी कि अब मुझे ही सब सँभालना था। हमने कभी गरीबी नहीं देखी थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। मुझे किसी भी तरह अपने घर की हालत सुधारनी थी। मुझे अपने शहर में कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने दूसरे शहर में जाकर काम करने का फैसला किया। वहाँ जाने के बाद भी मुझे सिर्फ़ धक्के ही खाने को मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से मुझे एक होटल में वेटर की नौकरी करने का मौका मिला। मैंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। जिस शहर में मैं काम करने आया था, वह बहुत अच्छा और खूबसूरत था। यह मैंने देखा कि बहुत से लड़के रात में खिलौने बेचते थे और उनके खिलौने अच्छे से बिकते थे। इसलिए मैंने तय किया कि दिन में होटल में वेटर की नौकरी करूँगा और रात में सड़क किनारे बैठकर बच्चों के खिलौने बेचूँगा। इस तरह मुझे अच्छी आमदनी होगी। मैं लगातार अपना काम कर रहा था। होटल से जो पैसे मिले थे, वे घर बेचता था और मैंने उसी शहर में एक छोटा कमरा किराए पर ले लिया था। रात में खिलौने बेचकर मैं अपने खाने और कमरे का किराया निकाल लेता था। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी और मुझे यहाँ काम करते हुए 5 महीने हो चुके थे। मुझे अब भी वह दिन याद है जब बहुत गर्मी थी और मैं सड़क किनारे खिलौने बेच रहा था। उस दिन होली थी और मैं मेले में खिलौने बेच रहा था। उस दिन मेरे खिलौने बहुत अच्छी तरह बिक रहे थे। आज मुझे पूरी रात जाकर खिलौने बेचने थे, क्योंकि आज त्योहार का दिन था। ऐसे मौकों पर खरीदारी ज़्यादा होती थी, क्योंकि त्योहारों पर मेरा काम अब अच्छी तरह चल रहा था।
शुरुआत में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से लोग बच्चों के खिलौने बड़े-बड़े मॉल से खरीदने लगे, मेरा खिलौनों का धंधा मंदा पड़ गया। अब सिर्फ गरीब लोग ही मुझसे खिलौने खरीदते थे। उधर होटल में वेटर की नौकरी से मुझे सिर्फ 4000 रुपए महीना मिलते थे, क्योंकि यहाँ वेटर के काम के लिए कई और भी लड़के रखे गए थे, इसलिए हमें कम सैलरी दी जाती थी। अगर कोई अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करता, तो उसे नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया जाता। घर पैसे भेजने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। मैं अपनी किस्मत से बहुत नाराज़ था। कभी-कभी मेहनत करने के बाद भी हमारी तकदीर नहीं बदलती। खिलौने बेचने से आमदनी लगभग खत्म हो चुकी थी और ज़िम्मेदारियाँ मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं जीने देती थी। कई बार तो मेरा मन करता कि मैं वापस अपने शहर लौट जाऊँ, लेकिन वहाँ पे मेरे लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने वहाँ कई दिनों तक नौकरी ढूँढी थी, लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं मिला था। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बड़ी बहन घर से भागकर अपनी मर्जी से शादी कर चुकी थी। पहले ही मेरे पिता की गिरफ्तारी के कारण लोग हमारे में भला-बुरा कहते थे और अब मेरी बहन ने घर से भागकर हमारी इज़्ज़त पर और दाग लगा दिया था। इस वजह से मेरी बाकी दोनों बहनों के रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। मैं लोगों की बातें सुनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और मेरी उन 2 बहनों का भी सामना नहीं कर पा रहा था, जिनकी शादी घर की बदनाम हुई इज़्ज़त के कारण नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ मेहनत करके मैं अपनी बहनों का भविष्य सुरक्षित कर सकता हूँ। आज होटल से मेरी छुट्टी थी, इसलिए सुबह से ही मैं सड़क किनारे खिलौने बेचने बैठा था। शाम को एक लड़की आई जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसके साथ एक छोटा ही बच्चा था। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे सभी खिलौने खरीद लिए। अचानक मेरी इतनी ज़्यादा बिक्री हुई कि मेरे पास लगभग सारे खिलौने बिक गए। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ। उस बच्चे की खुशी के लिए उस लड़की ने सारे खिलौने खरीद लिए थे। मैं उसे खुशी-खुशी जाते हुए देख ही रहा था कि मेरी आँख अचानक चौड़ी रह गई। जब मैंने देखा कि वह लड़की बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर गई, जिसका दरवाज़ा उसका ड्राइवर खोल रहा था। वह किसी अमीर बाप की बेटी लग रही थी। लेकिन मैं यह सोचकर परेशान था कि आखिर इस लड़की को मुझसे ही खिलौने खरीदने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसे खिलौने चाहिए ही थे, तो वह किसी बड़ी दुकान से खरीद सकती थी। जो भी हो, मैं अपनी आज की कमाई से बहुत खुश था, क्योंकि मुझे आज की छुट्टी का पूरा फ़ायदा मिल गया था। मेरी छुट्टी बेकार नहीं गई, बल्कि मैंने इतना ज़्यादा मुनाफ़ा कमा लिया था कि अब मेरे पास 1 हफ़्ते के लिए खर्च के लिए पैसे थे। लेकिन शायद मुझे खुशी रास नहीं आती थी, क्योंकि जब मैं थका-हारा अपने कमरे पर पहुँचा, तो मकान मालिक मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे घर से फ़ोन आया था। दरअसल मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा था। मैंने परिवार वालों को मकान मालिक का नंबर दे रखा था, ताकि जब मेरा मोबाइल नंबर न लगे, तो वे कभी-कभी मकान मालिक को फ़ोन कर सकें। आज घर से फ़ोन आने की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था और मैंने घबराते हुए मकान मालिक से पूछा। वह मुझसे पूछने लगा कि घर पर सब ठीक तो है ना? लेकिन बिना कुछ बताए उसने घर का नंबर डायल कर दिया और मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। जैसे ही मेरी आवाज़ फ़ोन पर गई, मेरी बहन ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। उसने रोने की आवाज़ सुनते ही वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मैं भी अंदर तक हिल गया और मेरे दिल में एक अजीब-सी घबराहट होने लगी। मैं डर गया, क्योंकि मैंने ही अपने घर का अकेला सहारा था और पता नहीं मेरे पीछे घर में क्या हो रहा था। फिर मेरी बहन ने जो खबर दी, उसे सुनकर मेरा दिल दहल उठा। मैं पहले से ही बहुत परेशान था, लेकिन यह सुनकर मेरी साँसें थम सी गई। मैंने अपनी बहन को हिम्मत दी, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं खुद भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। एक के बाद एक मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता जा रहा था। मैंने अपनी बहनों को समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ इंतज़ाम करूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन से बात करने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया और फूट-फूट कर रोने लगा। कमरे में मौजूद मकान मालिक भी मुझे सांत्वना देने लगा। मेरी बहन ने मुझे बताया कि माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। बहन ने कहा कि अब तुम्हें तुरंत माँ के इलाज के लिए पैसे भेजने होंगे। मुझे इलाज के लिए करीब 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। मुझे जितनी जल्दी हो सके यह बड़ी रकम जुटानी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि मेरे जैसा एक मामूली मज़दूर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाए? मैंने सोचा कि मैं होटल के मालिक से बात करूँगा और रात को पूरी मेहनत और लगन से खिलौने बेचूँगा। चाहे इसके लिए मुझे सारी रात जागना ही क्यों ना पड़े। यह सब जानने के बाद मेरी रात बहुत मुश्किल भरी रही। मैं अपने परिवार से दूर था, माँ की चिंता मुझे खाए जा रही थी। सारी रात मैं बेचैन रहा, ना सो पाया, ना ही चैन से बैठ सका। जैसे ही सुबह हुई,
मैं बिना देरी किए अपने घर के लिए रवाना हो गया। माँ को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने माँ को भरोसा दिलाया कि जल्द ही पैसों का इंतजाम करूंगा और उनका इलाज भी करवाऊंगा। माँ की कमजोर हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत बनाए रखा। रात होते ही मैंने अपने घर से निकल पड़ा और उसी शहर वापस आ गया जहाँ मैं काम करता था। जब मैंने काम पर जाना शुरू किया, तो मैंने होटल मालिक से इस बारे में बात करने की कोशिश की और अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि मैं जल्द ही पैसे लेकर आऊँगा। मैंने होटल में अपनी स्थिति और माँ की बीमारी के बारे में कुछ बताया, लेकिन मालिक को मेरी कोई परवाह नहीं थी। उसने गुस्से और अकड़ में भरे लहजे में कहा कि यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वेटर अपनी परेशानियाँ बताकर सैलरी बढ़वाने या एडवांस पैसे मांगने आता है, इसलिए जाओ और अपना काम करो। होटल मालिक का यह बेरुखी भरा व्यवहार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, जबकि मैंने उससे कोई झूठ नहीं बोला था, न ही उससे भीख मांगी थी। मैंने तो बस उससे कुछ उधार पैसे मांगे थे, जिन्हें मैं अपनी सैलरी में से हर महीना थोड़ा-थोड़ा करके चुका देता। लेकिन शायद उसके दिल में इंसानियत बची ही नहीं थी। भारी मन में मैंने अपने काम के घंटे पूरे किए और फिर सड़क किनारे बैठकर खिलौने बेचने लगा। मुझे वहाँ बैठे हुए कुछ ही समय बीता था कि वही मास्क पहने लड़की फिर से आई और इस बार भी उसने मुझसे लगभग सारे खिलौने खरीद लिए। उसके साथ वही बच्चा था जिसे वह पहले भी लाती थी। मेरी बिक्री इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं खुशी से झूम उठा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार-बार उठ रहा था, आखिर यह लड़की इतनी सारी चीज़ें क्यों खरीद रही है? एक छोटा बच्चा 4-5 खिलौने से खेल सकता है, लेकिन वह तो सारे खिलौने अपने कार में, ट्रक में रखवा देती थी। शायद उसके घर में और भी बच्चे होंगे, इसलिए वह उसके लिए खिलौने खरीद रही होगी। खैर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम सिर्फ़ अपना सामान बेचना था। मुझे तुरंत अपने दिए हुए पैसे दिए और अपना मुनाफ़ा गिनने लगा। अगले दिन फिर वही लड़की आई और इस बार भी मेरी कमाई अच्छी हुई। मैं उस लड़की को भगवान से कम नहीं मान रहा था। यही सिलसिला लगातार चलता रहा। हर दूसरे-तीसरे दिन वह लड़की आती और खिलौने खरीद लेती। उसने हमेशा अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन हर बार वह मेरी कीमत से ज़्यादा पैसे देती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। मुझे तो बस अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने थे। इधर घर से भी लगातार फ़ोन आ रही थी। कभी मेरी बहन कहती कि मैं वापस आ जाऊँ, तो कभी वह कहती कि जल्द से जल्द पैसे भेजो। माँ की हालत उसे बहुत परेशान कर रही थी और वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी अब क्या किया जाए। लेकिन मैंने यह सोचा था कि अगर मैं इस तरह हर दिन अच्छा मुनाफ़ा कमाने लगूँ, तो बहुत जल्द ही माँ के इलाज के लिए ज़रूरी पैसे इकट्ठा कर लूँगा। अब मैंने तय कर लिया था कि जैसे ही ये पैसे पूरे हो जाएँगे, मैं वापस घर चला जाऊँगा। लेकिन अब वो लड़की कई दिनों से खिलौने खरीदने नहीं आई थी। मैं रोज़ उसकी राह देखता, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती थी। पहले तो वह हर दूसरे-तीसरे दिन आ जाती, लेकिन जब मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, वह अचानक गायब हो गई। मुझे माँ के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे और यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। मैं बेचैन था, सोच रहा था कि आखिर अब क्या करूँ? कई दिनों तक उसके ना आने के कारण मेरा मन बहुत निराश हो गया था। लेकिन फिर एक दिन जब मैं खिलौने बेच रहा था, वह लड़की अचानक फिर से आ गई। उसे देखकर मेरे अंदर उम्मीद की किरण जागी। हमेशा की तरह सारे खिलौने खरीद लिए। लेकिन इस बार उसने जो कहा, उसे सुनकर मैं चौंक गया। उसने मुझसे कहा, "तुम्हें मेरे घर पर काम करना होगा।" मैं उसके शब्दों को सुनकर हक्का-बक्का रह गया। मैंने उसकी तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे वह अपने मास्क से पीछे मुस्कुरा रही हो। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरे होंठ सिले हुए थे। बहुत देर तक मैं बस उसे घूरता रहा। फिर जैसे-तैसे मेरे मुँह से धीमी आवाज़ में शब्द निकले, "काम? किस तरह का काम?" वह मुस्कुराते हुए बोली, "तुम बहुत चौंक गए, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे एक काम करवाना है और उसके बदले मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रकम दूँगी। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं?" मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और सीधा पूछ लिया, "तुम सच में मुझे नौकरी देना चाहती हो? मैं तो एक मामूली वेटर हूँ और रात में खिलौने बेचता हूँ। इस शहर में मुझे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं दे रहा। तो तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहती हो?" उन्हें शांत स्वर में कहा, "बस इतना समझ लो कि तुम्हें काम भी मिलेगा और मैं तुम्हें हर महीने एक बड़ी रकम दूँगी।" मैंने थोड़ा संदेह जताते हुआ, "कितनी रकम?" वह बोली, "हर महीने 10 लाख।" यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं चौंक कर बोला, "क्या? तुम सच में हर महीने 10 लाख दोगी?" लड़की ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, "हाँ, मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार इंसान की तलाश ही थी। तुम इतनी मेहनत से काम करते हो, दिन में होटल में नौकरी
और रात में खिलौने बेचते हो। मुझे लगता है कि तुम मेरे काम के लिए सही इंसान हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे रहने का भी व्यवस्था कर दूँगी, तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। बस तुम मेहनत और ईमानदारी से मेरा काम करोगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरे मन में सवाल उठने लगे, यह एक आम नौकरी नहीं हो सकती। मुझे लगा कि कोई गैर-कानूनी काम है, इसलिए मैंने सोच समझ कर उसके साफ शब्दों में कह दिया, देखो मैं एक शरीफ इंसान हूँ और मैं सिर्फ मेहनत की कमाई पे विश्वास रखता हूँ। मैं कोई गैर-कानूनी काम नहीं करना चाहता। अगर मैं किसी गलत काम में फँस गया, तो मेरी जो छोटी-मोटी नौकरी है वह भी चली जाएगी। मेरी बात सुनकर वह लड़की हँस पड़ी और बोली, अरे! मैं तुमसे कोई गैर-कानूनी काम नहीं करवाने वाली। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, मैं भी एक शरीफ घर की लड़की हूँ। मैंने अपना बचपन इसी शहर में बिताया है और यहाँ के सभी लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर तेरे काम में कोई गैर-कानूनी बात होती, तो सबसे पहले मैं ही पकड़ी जाती। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करने दूँगी, जिससे तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा निश्चिंत हुआ, लेकिन फिर भी मेरे मन में सवाल उठे कि मैंने उससे फिर भी पूछा, अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे करवाना क्या चाहती हो? साफ-साफ क्यों नहीं बताती? वह मुस्कुराकर बोली, ये सब मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर अच्छे से समझा दूँगी, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालूँगी। उसकी बातों ने मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने सोचा कि शायद यह कोई बहुत मुश्किल काम होगा, वरना इतने रुपए कोई बिना वजह क्यों मिलेंगे। आमतौर पर तो बड़ी कंपनी में काम करने वाले को इतनी सैलरी मिलती है। मेरी तरह मेहनती मजदूरी करने वाले लोग महीने के कुछ हज़ार रुपए ही कमा पाते हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं इन ख्यालों में डूबा हुआ था कि लड़की ने झुरझुरते हुए कहा, तुम इतना क्या सोच रहे हो? जब से तुम मुझसे नौकरी माँग रहे थे, अब जब मैंने काम दे रही हो, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? अगर काम करना है तो इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? बस वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ। मैं तुम्हें हर महीने 10 लाख दूँगी और अगर तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, तो वह भी मिल सकता है। अगर तुम तैयार हो तो अभी मेरे साथ चलो और मेरी कार में बैठो। मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। एक तरफ मेरे मन में अब भी शक था कि यह लड़की मुझे जाने कैसा काम करवाने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ मेरी माँ और बहनों के चेहरे में मेरी आँखों के सामने घूम रहे थे। जब मेरी बहन ने माँ की बीमारी के बारे में बताया था, तो उसकी आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं अपनी माँ को किसी भी हालत में बचाना चाहता था। मैंने पहले ही अपने पिता को खो दिया था, लेकिन अब मैं अपनी माँ का साया अपने सिर से नहीं हटने देना चाहता था। यही सोचकर मैंने तुरंत फैसला कर लिया। मैंने अपने खिलौनों की टोकरी उठाई और उसे अपने बैग में रख लिया। किस्मत बार-बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती और इस बार जब किस्मत खुद मेरे दरवाजे पर आई थी, तो उसे ठुकराना मूर्खता होती है। मैं न तो मेहनत से डरने वाला इंसान था और न ही आलसी। अगर मेरी इंजीनियर की पढ़ाई पूरी हो गई होती, तो शायद आज एक बड़ा इंजीनियर होता। लेकिन शायद मेरी किस्मत को यह मंज़ूर नहीं था। मेरे भाग्य में शायद संघर्ष लिखा था। मैंने सोचा कि अगर मैंने यह काम कर लिया, तो 2-3 महीने में ही मैं अपनी माँ के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे इकट्ठा कर सकता था और फिर सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती। लड़की ने कार का दरवाज़ा खोला और मैं उसके साथ कार में बैठ गया। अंदर ठंडी एसी की हवा चल रही थी, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफ़ान था। मैं सोच रहा था कि यह लड़की कहीं मुझसे कोई गलत काम ना करवा ले और कहीं मैं किसी मुसीबत में ना फँस जाऊँ। लेकिन साथ ही यह ख़्याल भी मेरे दिमाग में था कि जब मैं घर इतने सारे पैसे भेजूँगा, तो माँ-बहन कितनी खुश होंगे। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और कार तेज़ रफ़्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। कुछ ही देर में कार रुक गई। मैंने बाहर देखा तो हम एक शानदार और आलीशान बंगले के सामने थे। ड्राइवर ने न केवल उस लड़की के कार का दरवाज़ा खोला बल्कि मेरे लिए भी दरवाज़ा खोला। ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। वह लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई, जैसे ही मुझ पर अपना कोई हक जता रही हो। मैं उस आलीशान बंगले को देखकर हैरान था। इतनी भव्यता, इतनी चमक-धमक, यह सब मेरी कल्पना से परे था। लेकिन एक चीज़ मैं शुरू से ही देख रहा था, जब भी यह लड़की मुझसे मिलती थी, उसका चेहरा हमेशा ढका हुआ होता था। उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मैंने सोचा कि शायद अब जब वह अपने घर पर आई है, तो वह अपना चेहरा दिखाएगी। लेकिन नहीं, घर आने के बावजूद उसने अपना नकाब नहीं हटाया। उसने मुझे बैठने को कहा, फिर नौकरानी को बुलाकर कहा, साहब को उनका कमरा दिखाओ। आज से हमारे घर में ही रहेंगे। मैं सुनकर घबरा गया और तुरंत बोला, पहले मुझे यह बताइए कि मेरा काम क्या है?
मुझे क्या करना होगा? लड़की हंसते हुए बोली। इतनी जल्दी किस बात की है? पहले आराम से फ्रेश हो जाओ, बैठो, खाना खाओ और फिर हम बाकी बातें करेंगे। का क्योंकि अब तुम्हें मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए मेरे साथ काम करना है, तो इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? ये सुनकर मैं चौंक गया और फिर उसने एक नौकर को मेरे साथ भेजा। नौकर ने मुझे एक कमरा दिखाया और कहा, साहब, यह आपका कमरा है। आज से आप यहीं रहेंगे। मैं उस कमरे को देखकर हैरान रह गया। यह कमरा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा बदलाव। अभी तक मैं किराए के एक छोटे से कमरे में रहता था और अब यह शानदार कमरा मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत था। मैं अपनी माँ के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान था, लेकिन यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। क्या यह सब सच में हो रहा था या फिर कोई सपना था जो आँख खुलते ही टूट जाएगा? मैंने फ्रेश होकर अपने हाथ-मुँह धोए। आज बहुत दिनों के बाद मैंने सही कपड़े पहने। जब मेरे पिता ज़िंदा थे और सब कुछ ठीक था, तब भी मैं इस तरह से अच्छे कपड़े पहना करता था। खुद को इस हालत में देखकर मुझे एक अलग-सी खुशी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया और बोला, साहब, मैडम ने आपके लिए खाना लगवाया है। पहले खाना खा लीजिए। मैं नीचे आ गया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वहाँ बैठकर मैंने देखा कि अब भी लड़की ने अपना नकाब नहीं हटाया था। अपने ही घर में भी वह मास्क पहने बैठी थी। वह मेरे सामने बैठी थी। मैंने उससे पूछ लिया, क्या आप अपना चेहरा नहीं खोलोगी? लड़की ने मुस्कुराते हुआ, जब समय आएगा तब मैं अपना चेहरा भी दिखा दूँगी। धीरे-धीरे तुम्हारा सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएँगे। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें यहाँ काम के लिए लाई हूँ। तुम्हें मेरा काम करना होगा। अगर तुम उस काम में सफल रहे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूँगी। मैंने फिर कहा, लेकिन आपने अब तक मुझे मेरा काम बताया ही नहीं। लड़की मुस्कुराकर कहा, कल मैं तुम्हें आराम से सब कुछ बता दूँगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में आ गया। रात हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेटा और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह उस लड़की ने एक नौकर को मेरे कमरे में भेजा, जिसने मुझसे कहा कि मैडम ने बुलाया है। मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे आया। वह हमेशा की तरह मास्क पहने बैठी थी। उसने मुझसे कहा, आज तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा। अच्छे से तैयार हो जाओ। यह सुनकर मैं चौंक गया। मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया था, लेकिन यह लड़की मुझे पार्टी में ले जाना चाहती है। यह बात समझ से बाहर थी। फिर भी मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए और तैयार होकर वापस आ गया। वह पहले से ही तैयार थी और आज उसने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने थे। लेकिन फिर भी उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। हम दोनों कार में बैठे और कुछ ही देर में हम एक बड़े समारोह में पहुंच गए। मैं इधर-उधर देखने लगा तो समझ आया कि यह एक शादी का फंक्शन था। मंच पर दूल्हा-दुल्हन बैठे थे और चारों तरफ रौनक थी। जैसे ही हमने हॉल में कदम रखा, उस लड़की ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और सीधे स्टेज की ओर ले गई। वहाँ पहुँचकर उसने सबके सामने कहा, "यह मेरे पति हैं।" यह सुनकर मैं दंग रह गया। मेरी आँखें चौड़ी हो गई। मन में गुस्सा भी आया और असमंजस भी। आखिर यह लड़की क्या कह रही है? वहाँ मौजूद लगभग सभी लोगों ने हमें बधाइयाँ देनी शुरू कर दी। शादी में आए मेहमान उसे अंजलि कहकर बुला रहे थे। अंजलि, तुम्हारे पति सच में बहुत अच्छे हैं। यह सुनकर मैं और भी हैरान था। करीब 2 घंटे तक हम वहाँ रुके। हर कोई मुझसे बातें कर रहा था, मुझे जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बस दिखावे की हँसी बनाए खड़ा रहा। लौटते समय भी वह लड़की चुप थी। जब हम घर पहुँचे तो मैंने गुस्से में उससे पूछा, तुमने सबके सामने झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ? वह शांत स्वर में बोली, तुम्हें इसे ही अपना काम समझना चाहिए। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दे रही हूँ। लेकिन तंज कसते हुए कहा, लेकिन झूठ बोलना गलत होता है। यह पाप है। यह मुस्कुराई और बोली, पाप मैंने किया है, तुमने नहीं। सज़ा भी मुझे ही मिलेगी, तुम्हें नहीं, क्योंकि तुमने एक भी शब्द नहीं कहा। तुमने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पूछे कि मैं तुम्हारी कौन हूँ, तो तुम्हें यही कहना है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं हक्का-बक्का रह गया। आखिर ये लड़की मुझसे झूठ बुलवाना क्यों चाहती थी? अब सब क्या था? अब मेरी दिनचर्या अजीब-सी हो गई थी। दिन भर मैं खाली बैठा रहता और बस एक ही सवाल मेरे मन में घूमता, ये लड़की अपना चेहरा क्यों छुपाती है? मैंने कई बार उसे देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। यहाँ तक कि मैं अपने ही घर में भी वह हमेशा नकाब पहनकर ही घूमती थी। इस तरह 1 महीना बीत गया। जैसे ही उसने वादा किया था, उसने मुझे हर महीने के 10 लाख रुपए दिए। मैंने वह पैसे घर भेज दिए, जिससे मेरी माँ का इलाज शुरू हो गया। इस पूरे महीने में मैंने देखा कि उस बड़े से बंगले में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता था। लेकिन फिर भी अंजलि अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी।
फिर एक दिन एक नया दृश्य देखने को मिला। मैंने देखा कि घर में एक वृद्ध व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। अंजलि उसे सहारा देकर ला रही थी। मैं यह देखकर हैरान रह गया। यह बूढ़ा आदमी कौन है? अंजलि ने मुझे बुलाया और उस वृद्ध के सामने कहा, दादाजी, यह मेरे पति हैं। यह सुनकर वह वृद्ध बहुत खुश हुआ। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। फिर उन्होंने नौकर को बुलाया और अपने कमरे में जाने का इशारा किया। नौकर उन्हें व्हील चेयर पर उनके कमरे में ले गया। मैं अब भी अंजलि को देखकर हैरान था। अंजलि मेरी तरफ मुड़ी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम सोच रहे होगे यह कौन है? यह मेरे दादाजी हैं। और अब से तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, उन्हें यकीन दिलाना कि तुम मेरे पति हो। मैंने तुरंत उससे पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे दादाजी के कमरे की ओर ले जाने लगी। हम दरवाजे पर रुक गए। उसने मेरी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, देखो, मेरे दादाजी को भी वही बीमारी है जो तुम्हारी माँ को है, कैंसर। मैं चौंक गया। मैं उसे देखने लगा। वह आगे बोली, तुम गरीब हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम मेरे साथ काम कर रहे हो। लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि मेरे दादाजी के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बोली, मेरे दादाजी ने मुझे बचपन से पाला है। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब उनकी आखिरी इच्छा है कि मैं शादी कर लूं। मैं ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ, शायद वह मुझसे प्यार नहीं करता, और उसके अलावा मेरे दिल में कोई और कभी आया ही नहीं। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। अगर शादी करूँगी तो सिर्फ उसी लड़के से, वरना उम्र भर कुंवारी रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे दादाजी की यह आखिरी ख्वाहिश है कि वह मुझे शादीशुदा देखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके आखिरी दिन खुशनुमा बने। इसलिए मैंने तुमसे यह झूठ बुलवाया, ताकि वह यह सब सोचकर सुकून से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकें कि उनकी पोती खुश है। मैं अब भी चुप खड़ा था। उसने आगे कहा, मेरे माता-पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। तब से मेरे दादाजी ने मुझे माँ-बाप दोनों का प्यार दिया। मैंने उनकी बीमारी के बारे में बहुत देर से जाना, और जब जाना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कोई इलाज संभव नहीं है। अब बस उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना ही उनका इलाज है। फिर वह मेरी आँखों में झाँककर बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसकी बातें सुनकर मेरी आँखों में भी आँसू आ गए। मैं गहरी साँस लेकर बोला, तुम्हें इस काम के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? अंजलि, अगर तुमने पहले ही बता दिया होता, तो मैं यह काम बिना पैसों के लिए भी कर देता। क्योंकि जिस तकलीफ से मैं गुज़र रहा हूँ, उसी तकलीफ से तुम भी गुज़र रही हो। हम दोनों बराबर के दुखी थे। अंजलि ने मुझे बताया, मेरी एक बुआ है। वे मेरे दादाजी की इकलौती बेटी है। जिस शादी में हम गए थे, वह मेरे बुआ के बेटे की शादी थी। मैं वहाँ इसलिए गई थी ताकि अपनी बुआ को यकीन दिला सकूँ कि मेरी शादी हो चुकी है और तुम मेरे पति हो। क्योंकि अगर मुझे दादाजी को मनाना था, तो पहले मुझे बुआ को मनाना ज़रूरी था। मैं इस दुनिया में सिर्फ़ अपनी बुआ और दादाजी के अलावा और किसी से जुड़ी नहीं हूँ। अगर बुआ को ज़रा-सा भी शक हो जाता कि मैं अपना दादाजी से झूठ बोल रही हूँ, तो वह उन्हें सच बता देती। इससे मेरे दादाजी को बहुत ठेस पहुँचती। इसलिए मैं नहीं चाहती कि बुआ भी यही माने कि मेरी शादी नहीं हुई है, और मैंने अपने पति को अपने भाई की शादी में लाने का फैसला किया। मैंने अंजलि को देखा और गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात सोचो, तुम कब तक उस लड़के के इंतजार में कुंवारी रहोगी? अंजलि ने हंसी मुस्कान से के साथ कहा, जब तक उसे मेरे प्यार का एहसास नहीं हो जाता, शायद तब तक मैं उसका इंतजार करती रहूंगी। मैंने जिज्ञासु होकर पूछा, आखिर वह लड़का है कौन? कौन है? कैसा है? अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, वह बिल्कुल ठीक है, बस कुछ परेशानियों में उलझा हुआ है। जब तक वह अपनी परेशानियों से बाहर नहीं आ जाता, तब तक वह मुझे और मेरे प्यार को कहीं नहीं देख पाएगा। अब मैं समझ गया था कि अंजलि किसी से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन वह लड़का शायद उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाया था। खैर, मैं अब उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार था। हम दोनों ने दादाजी के सामने शादीशुदा जोड़े का नाटक करना शुरू कर दिया। हमारा यह नाटक इतना सच लगने लगा कि दादाजी को यकीन हो गया कि सच में हमारी शादी हो चुकी है। दूसरी ओर मैं अपने घर भी पैसे भेज रहा था, लेकिन मेरे दिल में अब भी यह सवाल था कि अंजलि आखिर अपना चेहरा क्यों छुपा रखती है? उसने आज तक अपना चेहरा किसी के सामने दिखाया क्यों नहीं? मेरी तो सवाल ही नहीं उठता थी।
अंजलि बहुत उसके पास अमीर इतनी दौलत थी कि अगर चाहती तो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जी सकती थी, लेकिन उसका जीवन बहुत ही सादा था। मैंने देखा कि जो बच्चा उसके साथ खिलौने लेने आता था, वह दरअसल उसके घर के नौकर का बेटा था। वह अपने घर के नौकरों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा गरीबों की मदद करती थी। मुझे अंजलि के घर में काम करते हुए 3 महीने हो चुके थे। हर महीने मैं अपनी माँ के इलाज के लिए घर पैसे भेजता था। मेरी माँ और बहन का इलाज करवा रही थी। एक दिन मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया और कहा, भैया माँ का ऑपरेशन 2 दिन बाद है, तुम्हें घर आना ही पड़ेगा। इस समय हम बहनें अकेले नहीं रह सकती, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हम मैं चिंतित हो गया, मैंने अंजलि से इस बारे में बात की, लेकिन उसने कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अगर तुम यहाँ से गए तो दादाजी को शक हो जाएगा। मैंने उससे कहा, तुम कोई बहाना बना दो कि मैं किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर गया हूँ। लेकिन अंजलि ने दृढ़ता से कहा, यह मुमकिन नहीं है। अंजलि ने कहा, दादाजी इन दिनों बहुत बीमार है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। यहाँ मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। उसकी जिद देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कठोर स्वर में कहा, तुम मुझे इतना मजबूर नहीं कर सकती। अंजलि, मैं तुम्हारा काम करता हूँ, तब तुम मुझे पैसे देती हो। मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे दादाजी बहुत प्रिय है, वैसे ही मेरे लिए मेरी माँ भी उतनी ही प्रिय है। अंजलि ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। उसने पहले ही मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दे दिए थे। मैंने उससे कहा, अब तुम इस बात का ख्याल खुद रखो, मुझे अपने घर जाना ही होगा। यह सिर्फ 2 दिन की बात है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? अंजलि मेरी बात सुनकर रो पड़ी। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। उसने विनती की, कृपया रुक जाओ, मत जाओ यहाँ से। अपनी बहनों से कहो कि वे माँ का ख्याल रखें। तुम जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हारे घर बेचने को तैयार हूँ। लेकिन तुम बस मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। मैंने अंजलि को बहुत समझाया, लेकिन जब उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। माँ का ऑपरेशन सफल रहा। अंजलि के दिए पैसे मेरे बहुत काम आए। 2 दिन बीत गए और मुझे लगा कि अब मुझे अंजलि के घर वापस लौट जाना चाहिए। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देख हैरान रह गया। पूरे घर में भीड़ थी, हर तरफ रोने-धोने की आवाज़ें आ रही थी। माहौल बेहद गहमीन था। मैं भीतर गया और जो दृश्य मैंने देखा, उसे देखकर अंदर तक हिल गया। अंजलि के दादाजी का निधन हो चुका था। उनके पार्थिव शरीर के पास एक मासूम सी लड़की सफ़ेद कपड़ों में बैठी थी, जो ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी और बार-बार चीख कर कह रही थी, दादाजी, दादाजी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं ठिठक गया। यह आवाज़ मुझे जानी-पहचानी लगी। मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसकी शक्ल देखी, मैं स्तब्ध रह गया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ती थी। कुछ साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तब यह लड़की भी वहीं पढ़ती थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे, तब उसने मुझसे मदद माँगी थी। लेकिन मेरे घरवाले हमेशा मुझे यही समझाते थे कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी के झगड़े में मत पड़ो। वह मुझसे मदद की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी कोई सहायता नहीं की थी क्योंकि मैं उस समय कॉलेज में नया था और मेरा पहला साल था। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन आज जब यह मेरे सामने आई तो मैंने अपनी आँखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज़ अंजलि की आवाज़ से हूबहू मिल रही थी। मैं देर तक सोचता रहा। थोड़ी देर बाद मैं मेरे मन में यह सवाल आया, क्या यह लड़की और अंजलि एक ही व्यक्ति है? क्या अंजलि वही लड़की है जिसे मैंने कॉलेज में मदद नहीं की थी? यह सोचकर मेरा दिल भारी हो गया, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। अंजलि के दादाजी का अंतिम संस्कार हो चुका था। मैं अंजलि से मिलने उसके कमरे में गया, वह लगातार रो रही थी और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। मैंने धीरे से कहा, अंजलि, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम्हें मुझसे अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हर बार जब तूने मुझसे मदद माँगी, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। शायद इसी वजह से भगवान ने मेरे जीवन में इतनी समस्याएँ लिखी दी। जब मैं अपनी परेशानियों का हल खोजने घर से निकला, तो कोई भी मेरी मदद के लिए तैयार नहीं था। शायद यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन मैंने भी तुम्हारी मदद नहीं की थी। लेकिन जब भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया, तब भी मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। अंजलि ने आँसू पोंछते हुए कहा, अब तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो चुका है, क्योंकि मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अब तक सिर्फ़ उन्हें खुश रखने के लिए नाटक कर रही थी। तुम्हारे जाने के बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब मैं उन्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। फिर मैं उन्हें घर ले आई और सुबह उन्होंने अपनी आखिरी साँस ली। अब वह मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए हैं। फिर उसने मेरी ओर देखा और पूछा, तुम बताओ तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है?
मैंने भारी दिल से कहा, मेरी माँ अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी मदद ने उनका इलाज हो गया। लेकिन शायद मेरी मदद से तुम्हारे दादाजी को नहीं बचाया जा सका। अंजलि दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, कभी-कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह बिल्कुल अकेला रह जाता है। और कभी-कभी जिसके पास कुछ नहीं होता, वह फिर भी अपनी ज़िंदगी से खुश से जी रहा होता है। देखो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, फिर वह धीरे से बोली, मैं अपना चेहरा तुमसे छुपा नहीं रही थी। देखो यह जलने का निशान मेरे गले पर है। यह उसी दिन का निशान है जब उन लड़कों ने मुझ पर हमला किया था। उन लड़कों ने मुझ पर तेज़ाब फेंक दिया था। तेज़ाब मेरे गाल पर गिरा, इसलिए मेरे चेहरे पर यह दाग छोड़ गया। इसके बाद मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर अचानक मेरी आँखों में देखते हुए बोली, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं किससे प्यार करती हूँ? मैंने धीरे से सिर हिलाया। उसने गहरी साँसें लेते हुए कहा, वह लड़का तुम हो। मैं तुमसे बहुत प्यार किया है। जब दादाजी को पता चला कि मेरा चेहरा जल गया है, तब तभी मैंने अपना चेहरा ढकना शुरू कर दिया। मेरे दादाजी ने उन लड़के को गिरफ्तार करवाया और वे अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई, तो मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगी। उसकी आवाज़ काँपने लगी। मैं हर रात उस जगह पर जाती जहाँ तुम बैठते थे। जब मैंने पहली बार तुम्हें वहाँ देखा, तो मेरे दिल में एक अजीब-सी खुशी थी हुई। तुम्हारी हालत देखकर मैंने तय किया कि अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और अंजलि ने मेरी आँखों में झाँकते हुए कहा, फिर मुझे अपने दादाजी से कहना पड़ा कि मैंने शादी कर ली है। इसलिए मैं तुम्हारे पास गई और तुम्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया। क्योंकि तुम मजबूर थे और तुम्हें नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी जुटा ली। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, अब इन हालातों में सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर मैं किसी लड़की से शादी करना भी चाहूँ, तो वह मेरा जला हुआ चेहरा देखकर मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन कम से कम मैं नाटक तो कर सकती थी ना, है ना? इसलिए मैंने अपना चेहरा छुपाया और तुम्हें अपनी योजना का हिस्सा बना लिया। इस तरह तुम्हारी भी मदद हो गई और मुझे भी तुम्हारा साथ मिल गया। अब तुम चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा काम भी पूरा हो गया और मेरा भी। अंजलि की यह बातें मुझे झकझोर गई। मैंने महसूस किया कि वह कितनी नेक-दिल लड़की है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस बात का था कि वह मुझसे कितना प्यार करती है। मुझे उसके जले हुए चेहरे से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका दिल बहुत खूबसूरत था। मैंने बिना एक पल गँवाए अंजलि को शादी के लिए प्रपोज़ किया। अंजलि की आँखों में खुशी के आँसू थे। उसने झट से मेरी बात मान ली, लेकिन उसे डर था कि शायद मेरी माँ और बहनें इस शादी के लिए राज़ी न हों। पर जब मैंने माँ और बहनों को पूरी बात बताई, तो उन्होंने भी तुरंत हामी भर दी। शादी के बाद अंजलि ने न सिर्फ़ ज़िंदगी बदली, बल्कि मेरी बहनों की भी शादी कर दी। वह अपार धन-संपत्ति की अकेली मालिक थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह एक बहुत अच्छी इंसान थी। मेरी माँ को भी उसने अपना लिया और मैं अपनी माँ के साथ अंजलि के घर रहने चला गया। अब अंजलि और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मेरा जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अंजलि जो कभी अपने जले हुए चेहरे की वजह से अकेली थी, आज वह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी है। हमने एक-दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई और अब हमारा जीवन सिर्फ़ प्यार और खुशियों से भरा है। सच्चा प्यार चेहरे से नहीं, दिल से होता है। अगर इंसान का दिल खूबसूरत है, तो उसकी हर कमी भी खूबसूरत बन जाती है। अंजलि की कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत किसी के एहसास में होती है, न कि उसकी शक्ल में। प्यार वह एहसास है जो हर दर्द, हर ज़ख्म को मिटा सकता है। जब आप सच्चे दिल से किसी को अपना लेते हैं, तो वह पूरी कायनात भी आपकी खुशी के लिए झुक जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज़ पर नए हो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।